आज का चैप्टर है क्या है? गांधी युग। माने इसमें हम लोग बचपन से लेकर के गांधी जी का बचपन कहानी से लेकर के एंड तक पढ़ेंगे, माना जन्म से मृत्यु तक का इनका कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज गांधी युग को। क्या पढ़ेंगे हम लोग? गांधी युग। इनका पूरा नाम क्या था? किनको किनको पता है? क्यों लगा मोहनदास? गुड, कम से कम थोड़ा सा तो जानते हैं बुढ़ऊ के बारे में आप लोग। इन बुढ़ऊ के बारे में आप जानते हैं। सच में इनका कहानी ऐसा था, अगर ये नहीं होते तो आजादी में, भारत को आजादी में बहुत ज्यादा दिक्कत होता उस टाइम। कंडीशन क्या था? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, गांधी जी। गांधी जी, इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जो कि आप लोग बताए अभी इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास किनका नाम था तब? इनका। चलिए, और इनकी माता का नाम क्या है? पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। अब देखिए, ये जो पुतली बाई थी ना, ये करमचंद गांधी के चौथे पत्नी थे। क्या नंबर? चौथा नंबर। कभी कभी क्या करता है ना, बच्चा जाता है और टीक मार के क्या चला आता है, पुतली बाई को उनकी वाइफ में टीक मार के चले आता है। तो याद रखिएगा, ये गलती आपको नहीं करना है। गांधी जी का माता का क्या नाम है? पुतली बाई। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? चुपचाप पहले कहानी सुन लीजिए पूरा, आपको अभी और इसी वक्त याद हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? एकदम क्लियर आपको याद हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? नहीं, ये जो थी ना, चौथी पत्नी थी इनकी। हाँ हाँ, गांधी जी के पिताश्री चौथा शादी किए थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, अब क्लियर हो गया। अब देखिए, महात्मा गांधी जो है उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहां हुआ था? तो पोरबंदर में। पोरबंदर जिला था वहीं पर गुजरात में, और गुजरात में जन्म हुआ था। आप कहानी सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको गड़बड़ाइएगा तो कहानी फिर मिस्टेक होते चले जाएगा। ये जब जन्म लिए थे तो इनका परिवार बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। ये मध्यवर्ती फैमिली में जन्म लिए थे, मिडिल क्लास के फैमिली में जन्म लिए थे, मिडिल क्लास में। अब देखिए, इनके पिताश्री जो है, इनके पिताश्री जन्म तो ले लिए, लेकिन इतना जरूर इनके पास कुवत था कि आराम से पढ़ाई लिखाई कर सके। मध्यवर्ती मतलब बहुत ज्यादा गरीब नहीं थे, बहुत गरीबी स्थिति नहीं था जो कि पढ़ाई लिखाई करने में इनको दिक्कत हो। ठीक है, तो इनका शादी बहुत कम एज में हो गया था, ना समझ लीजिए 82 में हो गया था। जन्म कब लिए थे? कब लिए थे? 69 में जन्म लिए थे, 1869 में जन्म लिए थे, और 82 में इनका शादी हो गया था। तो कितना साल में शादी हो गया? कितने साल में? 13 साल में इनका शादी हो गया। ठीक है, क्या हो गया? शादी हो गया। किससे हुआ? तो कस्तूरबा गांधी से। किससे हुआ? कस्तूरबा गांधी से। और कस्तूरबा गांधी का जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1869। समझ गए? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869, इनकी वाइफ का जन्म 11 अप्रैल 69। हाँ हाँ, इसीलिए लिखे थे हम। समझ गए? अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनसे जो है 4 बेटा, इनका जो है 4 बेटा। कौन कौन बेटा था? 2 दास 2 लाल, 2 दास 2 लाल, 2 दास और 2 लाल। कौन कौन था? 2 दास और 2 लाल। कौन कौन? 2 दास में कौन कौन था? याद रखिएगा, रामदास देवदास। कौन दास? रामदास देवदास। 2 दास में कौन कौन? रामदास देवदास। और 2 जो लाल था, हीरालाल मीनालाल, मनीलाल। हीरालाल मनीलाल, हीरा ही बोलते हैं उसको, हरी हरी बोलते। देखिए एक्चुअल नाम था इनका हीरा, अब बोलते बोलते हरी 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 हरी, बस सब स्टार्ट, हरी मनी दोनों मिलाने के लिए हरी और मनी, इसीलिए हम लिखे हुए। ठीक है, अब ये टाइटल के लिए बारे में हम लोग बात करेंगे अगले। ठीक है, पहले समझ लीजिए कितना बाल बच्चा है? 4 गो बेटा। कौन कौन सा? रामदास देवदास हीरालाल और मनीलाल। क्लियर है? यहां तक 4 हो गया। अब देखिए, इन एगो मुंह बोली बेटा भी रखा था, माना कि उनको बहुत ज्यादा मानते थे। कौन था वो?
कौन थे? जमनालाल बजाज। इनको जो है बहुत ज्यादा मानते थे, इसीलिए इनको पांचवा बेटा बना करके रखे थे। और सबसे करीबी आदमी कौन? जमनालाल बजाज। क्या नाम था? जमनालाल बजाज। इनको जो है ना सबसे करीबी आदमी अपना माना, गांधी जी का सबसे करीबी आदमी को बोला जाता था, तो किसको? जमनालाल बजाज को। इसको जो अपना पांचवा बेटा माना करते थे। ठीक है, शादी उदी हुआ, इसके बाद इनका ना प्लान बना पढ़ाई का, और पढ़ाई के लिए चले गए कहां? 1883 में कहां? लंदन। अब देखिए उस टाइम क्या होता, अभी भी आप सुनते होंगे गांव में ना एगो डायलॉग चलता है, बैरिस्टर छके की, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। क्यों बोलते हैं? बैरिस्टर बाबू बन गए हो, मतलब ज्यादा। उस टाइम में सबसे ज्यादा प्रचलन था वकालत की पढ़ाई। जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं? आईपीएस बन गए हो, बोलते हैं ना। तो उस टाइम में क्या था? बैरिस्टर। अगर कोई बैरिस्टर बन गया तो समझ लीजिए कि बेस्ट है, माना पूरे गांव में सबसे बेहतरीन उसका पद है। समझ गए? तो क्या बोलते हैं उसको? बैरिस्टर। और ये बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए चले गए लंदन। कब चले गए? 1883। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1883 लंदन कब गए थे? तो 1883 में चले गए। पढ़ाई लिखाई करके बेचारा थोड़ा सा व्यवस्थित हो गए। व्यवस्थित होने के बाद यहीं से इनका कहानी स्टार्ट होता है। अभी तक इनके बारे में बहुत ज्यादा डीपली कोई नहीं जानता था। जब ये 83 में लंदन में पढ़ाई लिखाई कर ली अच्छे तरीके से, तो इनको थोड़ा सा नौकरी तोकरी का लगा कि व्यवस्था करना चाहिए। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या किए? दक्षिण अफ्रीका में अपना वकालतगिरी स्टार्ट किए। कैसे स्टार्ट किए वकालतगिरी? समझिए, वहां पर ना एक इंसान था, उनको बहुत जरूरी पड़ा कि कोई ऐसा आदमी हो जो गुजराती जानता हो और कन्वर्ट करके इंग्लिश में कोई वकालत कर सके, या फिर उसको टाइप करके इंग्लिश में दे दे हमको। जो हम लिख के दें गुजराती में, तो उसको इंग्लिश में टाइप करके दे दें। तो वहां पर जो है भारतीय बहुत था। इनके पास 3 लैंग्वेज बहुत अच्छा से था, एक तो इंग्लिश, दूसरा गुजराती और तीसरा हिंदी। तीनों जानते थे। इस कंडीशन में क्या हुआ इनके साथ? एक कहानी हुआ। एक आदमी थे और इनके पास आए, और सिर्फ टाइप करवाने के लिए इनको, मतलब गुजराती में लिखा हुआ चीज को टाइप करवाने के लिए हिंदी में इनको, इंग्लिश में इनको बुलाए। गए बेचारा, टाइप किए, तो थोड़ा सा यहां से इनका ख्याति स्टार्ट हुआ और कमाई का जरिया इनका बन गया। क्या हुआ? माना पहचान बनना चालू हो गया। तो लोकल आदमी जितना था ना, बिहारी और फिर जो खास करके बिहारी, गुजराती और यूपी, ये 3 आदमी वहां पर ज्यादा रहा करता था। पढ़ने के लिए गया था तो सब पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा फैमिली, चूंकि वहां पर क्या था, ज्यादा आपको ना जो भी भारतीय था उसको हाईलाइटेड नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि काला था। क्योंकि काला था, हाईलाइटेड नहीं होने। और ये इसमें से उसमें से मुखिया बन गए वहां पर। कैसे? अब किसी को जो है आधार कार्ड बनवाना है, अभी जैसे आधार कार्ड है ना, वहां पर पहचान के लिए पहचान पत्र होगा कुछ बनवाने के लिए। अब किसी को क्या है? जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो इनको खोजा करते थे, क्योंकि ये समझते थे और जल्दी काम करवा देते थे। और ये क्या किए थे? क्या चीज का पढ़ाई किए थे? बैरिस्ट्री का पढ़ाई। तो ये धीरे 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 इनका ख्याति बढ़ते चला गया, मतलब पहचान बढ़ते चला गया। और एक समय में ये जो है बहुत ज्यादा वहां पर पहचान बना लिए। अब पहचान बनाने के बाद क्या हुआ कि इनको ना हर जगह जो भी केसेस होता था ना, जो भारतीय रहता था, इनको बुला लिया करते थे कि आइए बाबा, यहां आइए, हमको जो है आपको यहां केस में लड़वाना है। ये चले जाते थे। इनका कमाई का सोर्स बढ़ गया, ज्यादा इनको कमाने का आदत लग गया। तो इसी क्रम में एक बार ना, इनका कहानी आप लोग सुने भी होंगे, यही दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ कि एक बार ये ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सफर कर रहे थे। जब सफर कर रहे थे तो गोरखा देख लिए करका को। एक करका को इतना पावर कैसे हो गया, यहाँ पर आकर के यहाँ पर फर्स्ट क्लास में सफर करने लगे। इसको बोलता है, उठो यहां से, जाओ पीछे जाके बैठो, पीछे वाला सीट में जाके बैठो, जनरल डब्बा में जाके बैठो। नहीं सुने तो इनको धक्का मार करके स्टेशन पर उतार दिया गया। उसके बाद जब स्टेशन पर उतार दिया गया, तो स्टेशन पर उतरने के बाद उसके बाद लगभग 7-8 घंटे के बाद कोई दूसरा ट्रेन था जिस स्टेशन पे ये उतरे थे। तो ये गए स्टेशन मास्टर के पास, गुहार लगाए, लेकिन कुछ नहीं सुना। उसके बाद टिकट काउंटर पर गए, टिकट लेने के लिए इनको जब ये टिकट लेने के लिए गए, तो क्योंकि उतना पैसा ही कमाना चालू कर दिए थे वहां पर कि फर्स्ट क्लास के डब्बे में ये सफर कर सकते थे। तो वहां पर जब टिकट लेने गए टिकट काउंटर पे, तो बोलते हैं कि तुमको टिकट नहीं देंगे। तो फिर अपना वहां पर बैरिस्ट्रीगिरी दिखाए किसी तरीके से, इनको टिकट मिल गया। क्या मिल गया? टिकट मिल गया। फिर सफर करने के लिए आए। उस दिन इनको इफेक्ट हुआ कि नहीं, अपना धरती नहीं है, इसीलिए ऐसा मेरे साथ किया जा रहा है, और ये भेदभाव को हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे, चाहे जैसे भी हो। वहीं से इनका स्टार्ट होता है कहानी। और
यहीं पर जो है ना दक्षिण अफ्रीका में ही एक केस लड़े थे, ये एक केस जो लड़े थे उसका नाम था फिनिक्स फॉर्म। क्या नाम था? फिनिक्स फॉर्म। सबसे पहला केस, अगर कोई पूछे आपसे कि गांधी जी सबसे पहला केस कौन सा लड़े थे, तो याद रखिएगा फिनिक्स फॉर्म। क्या नाम था? फिनिक्स फॉर्म। और ये कब का ईस्वी था? याद रखिएगा ये दो चीज, फिनिक्स फॉर्म सबसे पहली बार लड़े और फिनिक्स फॉर्म सबसे पहली बार लड़े, और ये ईस्वी था 1904। 1904 में ये पहली बार फिनिक्स फॉर्म लड़ाई की, लेकिन ये भारत में नहीं था। कहां था ये? विदेश में, दूसरे जगह। वो कहां था? दक्षिण अफ्रीका में। लड़ लिए और संजोग इतना अच्छा था इनके साथ, किस्मत इतना अच्छा काम किया कि ये जीत गए फिनिक्स फॉर्म वाला केस। इसके बारे में हम ज्यादा डीपली नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, बस यही पूछता है कि फिनिक्स फॉर्म कहां पर लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम लड़े थे। इसके बाद यहीं पर एगो आदमी इनको मिले, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जी को ये अपना गुरुजी समझ लिए। क्या समझ लिए? गुरुजी। और ये जो जो बताते गए वैसे वैसे ये करते चले गए थे। इनको एक सजेस्ट किए ये कि बेटा तुम ना एक काम करो, तुम 2 बुक पढ़ो, तुमको जो है बैरिस्ट्रीगिरी का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो कौन कौन बुक पढ़े? एक रस्किन का किताब था, रस्किन का बुक था। इससे ना एगो चीज सीखे थे कि कैसे किसी को मनाया जा सकता है, या फिर किसी भी केस में अगर आपका बात सरकार नहीं मान रहा है तो उसको कैसे मनाया जाएगा। उसमें एक कंडीशन दिया था, भूख हड़ताल। वहीं से ये सीखे थे भूख हड़ताल के बारे में। कौन सा बुक से? रस्किन के किताब से। कौन सा किताब से? आवाज नहीं आ रहा है। कौन सा किताब से? रस्किन का बुक। क्या सीखे थे? भूख हड़ताल। और दूसरा लियो टॉन्स, एगो बुक लिखा था लियो टॉन्स। लियो टॉन्स के बुक से सीखे थे आंदोलन करना। और ये आंदोलन जो था, कौन सा आंदोलन था? ये आंदोलन कौन सा था आपको बताएंगे आगे में हम। असहयोग आंदोलन, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और दूसरा सत्य अहिंसा, माना मारपीट बिना किए हुए जीतना है। दोनों चीज में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन ज्यादा ये जो सीखे थे उसमें माना कि बिना लड़ाई झगड़े का हमको कैसे कोई भी केस जीतना है। तो कौन कौन सा बुक पढ़े? रस्किन और दूसरा लियो टॉन्स का। याद रखिएगा, लियो टॉन्स और रस्किन के बुक को पढ़ करके क्या सीखे थे? एक तो भूख हड़ताल, दूसरा आंदोलन का तरीका। हाँ, लियो टॉन्स, लियो टॉन्स, ठीक है। ये 2 बुक था। क्लियर हो गया यहां तक? अब ये बताइए, इनका सबसे पहला लड़ाई 1904 में कौन सा लड़ाई था? फिनिक्स फॉर्म, ठीक है। इसके बाद इनको कौन मिले? इनका गुरुजी कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और इनको कौन सा 2 बुक दिए थे? कौन कौन सा बुक? रस्किन का और लियो टॉन्स। कौन कौन सा बुक दिए थे? रस्किन और लियो टॉन्स, ठीक है। ये दोनों बुक इनको मिला और दोनों पढ़ करके तालीम हो गए। तालीम हो गए तो इनको लगा ना कि अब हमको भारत जाना चाहिए। और इसके गुरुजी बोले बेटा तुम जाओ भारत, लेकिन पहला साल जो है तुमको वहां जाकर के अपने आप को तुरंत बैरिस्ट्रीगिरी मत दिखाने लगना। वहां जाना, पूरा 1 साल तक पूरे भ्रमण करना, पहले पूरे भारत को घूमना और समझना क्या चीजें हैं भारत में। बेचारा गए, आए भारत, यहां से वहां से दक्षिण अफ्रीका से उड़ करके आए भारत। भारत आए, भारत आने के बाद, भारत जब चले आए ये, तो भारत जिस दिन आए तो क्या हुआ कि बढ़िया आदमी आए, कहीं पढ़ा लिखा आदमी भारत आ गए, कहीं पढ़ा लिखा बाहर में पढ़े और उनको भारत बुलाया गया। उसी दिन को डेट था वो 9 जनवरी 1915। कब आए थे वापस वो? 9 जनवरी 19। और उसी दिन को 9 जनवरी को हम लोग इसीलिए प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं समझ गए? प्रवासी दिवस। वो जितना भी युवा है ना, युवा को भारत बुलाने के लिए प्रेरित किया गया, और उसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? 9 जनवरी। और इनका ना ख्याति थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है बार बार भारत आया करते थे। तो भारत आने के बाद ये बताए थे भारत में कि एक लड़का है वहां पर, बहुत कम एज का है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसके पास ना बैरिस्ट्रीगिरी का अच्छा नॉलेज है, वकालत बढ़िया करता है, किसी भी सभा को बहुत अच्छे तरीके से संबोधित कर देता है। इस टाइम ना भारत में डच में ना वही जो डच था, और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों का राज चला करता था। जिस टाइम ये भारत आए थे घूमने के लिए, भारत आए थे घूमने के लिए, डच जो है क्या किया करता था, यहां भारत में ज्यादा अतिक्रमण किया करता था, मतलब मारपीट ज्यादा किया करता था। उस कंडीशन में
ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, वो व्यापार करने आया था, पूरे भारत में भ्रमण किया। कौन बताया था उनको कि 1 साल तक सिर्फ घूमना? कौन बताए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बेचारा पूरे भारत को पहले भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद कि जो है ना, इनके नजर में आया कि डच जो है यहां पर ज्यादा अतिक्रमण करता है, इसीलिए सब युवा को वो प्रेरित किए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करो, ईस्ट इंडिया कंपनी में तुम जाकर के पुलिसगिरी करो या फिर आर्मी कैंप में ज्वाइन करो। ये जो है सबको सजेस्ट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ज्वाइन कर जाओ, जितना भी युवा था, क्योंकि युवा था तो बात मानता था। बहुत आदमी ज्वाइन कर गया, बहुत आदमी ज्वाइन कर गया। इसीलिए इनको जो है सरे हिंद का एक उपाधि दिया गया था। समझ गए? सर ए हिंद, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पहले ये समझ लीजिए। हाँ, अंग्रेज द्वारा दिया जाता था ये। तब क्या हुआ, 1916 में जब ये गुजरात आए थे, 1916 में, 15 में भारत लौट करके आए, 16 में गुजरात में ये ना साबरमती आश्रम का एक निर्माण बना, साबरमती आश्रम बनवाए थे ये, साबरमती आश्रम, नाम सुने ना साबरमती। तो इनके पास क्या था कि उस टाइम बैरिस्ट्रीगिरी करके आए थे, वहां पर ना राजघराना चला करता था। हम आपको पहले भी बताए थे, जब हम आपको बाबा साहेब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि वहां पर क्या होता था, राजघराना चला करता था, माना राज दरबार सब रहता था, माना छोटा छोटा बड़ा, जो किसान रहता था ना, बड़ा पैमाने पे किसान, जिसको बहुत ज्यादा जमीन था, उसको बोला जाता था वहां पर कि बहुत ज्यादा माना जमींदार है, तो माना पैसा वाला है, तो उसी को बोलते थे हम राज दरबार। ठीक है। साबरमती आश्रम जो है कहां पर बनवाए? अहमदाबाद, गुजरात में। और ये साबरमती आश्रम को ही ये एक नाम दिया गया था, सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, सत्याग्रह। अब देखिए, ये अपने से तो बना नहीं पाते थे, काहे कि उतना ज्यादा पैसा तो इनके पास अभी हुआ नहीं था, तो एक आदमी का सपोर्ट लिए थे बनाने के लिए। कौन था? अंबालाल साराभाई। क्या बोलेंगे उनका नाम? अंबालाल साराभाई। बाद में इसी के विरुद्ध बगावत कर दिए थे। इनके पास ना एक बहुत बड़ा मील था, बहुत बड़ा मील था, और कुछ कारण बस आगे बताएंगे इसके बारे में, याद रखिएगा। अंबालाल साराभाई। इसके बाद 16 में, क्योंकि 1 साल बोले थे उनको कि कहीं भी जाओ, पूरा 1 साल तक, कौन बोले थे इनके गुरुजी? क्या बोले थे कि 1 साल तक सिर्फ तुम कुछ नहीं करना, पहले समझने का कोशिश करना। कि पूरे 1 साल में समझ गए, सब कुछ कहानी समझ गए। इसके बाद एक मीटिंग था, एक अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जाकर के ये भाग लिए थे। भाग नहीं लिए थे, इनको सिर्फ बुलाया गया था मेंबर के तौर पर। ये जाकर के पिछले कुर्सी पर बैठ करके सब कुछ सुन रहे थे इस मीटिंग में। और इस मीटिंग में इतना ज्यादा कहानी हुआ था, गरम दल और नरम दल, गरम दल नरम दल समझ पाए? माना मुस्लिम पार्टी और हिंदू पार्टी, दोनों पार्टी में बहुत ज्यादा बहस हो रहा था यहां पर। ठीक है, उस पूरे डिबेट को सुने थे, एक भी स्पीच अपना नहीं दिए थे उसमें, सबसे पिछले वाले चेयर पे बैठ करके सुने थे। तो वहीं पर ना एक और इंसान था जो कि इनके पास में बैठा हुआ था, तो इनके बारे में सुने थे कि बहुत बढ़िया बैरिस्ट्रीगिरी करते हैं। तो इनका कहानी सुन करके वो भी प्रेरित थे, उनके पास में इसीलिए प्रॉपर जाकर के बैठे थे। उनका क्या नाम था? जो बिहार के थे, राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था उनका? राजकुमार शुक्ल। ये जो है लखनऊ अधिवेशन में इनसे मिले और इनको बोले, चलिए ना आप जरा बिहार में बहुत ज्यादा हम ईस्ट इंडिया कंपनी से तबाह हो गए हैं। तो ये प्रॉपरली इनमें एक खासियत बहुत जबरदस्त था गांधी जी में, ये तो समझ लीजिए। ये जैसे अभी क्या होता है कि जो बीजेपी के पक्ष में चला गया, या फिर हम ये किसी प्रॉपर इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि जो प्रॉपर बीजेपी में चला गया या फिर कांग्रेस में चला गया, वो जो है ना क्या करता है, सिर्फ जो है अपने एंटी पार्टी का विरोधी बात बोलते रहता है, ना एंटी पार्टी के बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा बोलते रहेगा, नहीं रहता है। जैसे जो बीजेपी में है वो क्या करता है, हमेशा कांग्रेस के बारे में बुराई करते रहता है। कोई भी दल बदल कानून है ना अपने पास, जो कि नेता इधर से उधर चला गया, फिर उधर चला गया, तो अब जो है खाली बीजेपी के बारे में बुराई करता है, ऐसा होता था ना। लेकिन इनके पास एक चीज बहुत अच्छा था, एक चीज इनके पास यही अच्छा था कि ये जो है कभी भी अपने ही हित से, चाहे अपने बारे में ही सोच करके या फिर देश के बारे में ही सोच करके, किसी प्रॉपर एक आदमी के पक्ष में नहीं बोला करते थे। जैसे हम आपको क्या बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बोला था कि सब बच्चा ज्वाइन कर जाओ, सब युवा ज्वाइन कर जाओ उसमें आर्मी में, तो बेहतरीन रहेगा। तो यहां पर क्या हुआ, यही चीज इनको ना बहुत अच्छा बेनिफिट मिला यहां पर। किसको? राजकुमार शुक्ल को। ये बहुत रिजिट हो गए कि चलिए चलिए, ये बोला, गांधी जी बोले धर हमने जाएंगे सब झंझट में। ये चले गए कहां? अहमदाबाद। फिर लौट करके अहमदाबाद में क्या था? साबरमती आश्रम, वहां चले गए। इनको बहुत ज्यादा जिद करके राजकुमार शुक्ल इसको लेके चले गए कहां? बिहार।
कहां चले गए? बिहार। बोले चलो ठीक है चलते हैं, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो चलते हैं। और इनका जो है ना 1 साल पूरा भी हो गया था। कितना साल पूरा हो गया था? 1 साल। 1 साल पूरा हुआ तो इनके मन में अब चलने लगा कि भैया अब तो कुछ यहां पर चलना चाहिए, काहे कि हमारा गुरुजी बोले थे कि 21 साल तक तुम जो है क्या करना, वेट करना, इसके बाद दूसरा साल वेट नहीं करना, दूसरा साल कूद पड़ना, दूसरा साल तुम्हारा इच्छा होगा तो कूद पड़ना। ये करते हैं एक सत्याग्रह जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। क्या बोलते हैं उसको? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा ईस्वी है? 1917। कौन सा ईस्वी है? 1917। 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और इनको कौन लेके गए थे? राजकुमार सुख। जब वहां पहुंचे ना तो 2-3 आदमी और मिल गया, मटोकधारी प्रसाद चौहान, ये सब 2-3 आदमी और इनको सपोर्ट किए। इसके बाद बताए कि जानते हैं यहां पर क्या होता है, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हमको बोलता है कि नील का खेती करो। और नील का खेती कैसे करोगे? तो ऐसे इसको 4 भाग में बांट दीजिए। टोटल जो है सो कितना हो गया? 20 हो गया ना, 1 2 3 4 1 और 5। मतलब समझ लीजिए कि आपके पास अपना जितना जमीन है, मान लीजिए आपके पास 20 कट्ठा जमीन है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील उपजाना पड़ेगा। क्या चीज? नील। ठीक है, हम नील उपजाएंगे, रेडी था किसान। लेकिन किसान को यह बात पता नहीं था, क्योंकि क्या होता था ना कि इसको पहले ही पैसा दे दिया जाता था किसान को कि भैया ये 3 कट्ठा में तुम नील उपजाओ, और नील उपजाओ इसके लिए पहले से हम तुमको जितना खर्च है सब पैसा देते थे। किसान भी उस टाइम समझता था कि हमको खर्च भी मिल जाता है, पूरा खेती भी हो जाता है। लेकिन नील का खेती जहां होता था ना, वहां पर फिर दूसरा कोई भी फसल नहीं उपज होता था। समझ गए? तो ये 3 कट्ठा में जैसे हुआ, 1 साल हुआ, और एग्रीमेंट करवा लेता था ईस्ट इंडिया कंपनी कि भैया हर साल तुमको 3 कट्ठा में नील का खेती करना है। और यहां पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना, तो वो चाहता था कि हमेशा ऑन फ्लो कैश वाला व्यापार करें, जैसे कि हो गया चीनी, जैसे हो गया नील। ये चाहता था कि मक्का का खेती नहीं हो, गेहूं का खेती नहीं हो, क्योंकि वो तुरंत नहीं ना उससे इनपुट मिलता, मेरे को कैश तुरंत नहीं मिलता, नहीं वो ना उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, तुरंत हम उसको व्यापार नहीं कर सकते थे उसके साथ में। तो उसी प्रकार नील जैसे होता था, खेती हुआ उसको ले जाकर के बेच देता था। और वो सब जितना भी व्यापारी था सब इस किसान से सारा प्रोडक्ट लेता था और दूसरे देश में, अपने देश में ले जाकर के व्यापार किया करता था। और क्या हुआ? यहां एग्रीमेंट हो गया। तो बहुत ऐसा किसान हो गया जिसके साथ बहुत ज्यादा एग्रीमेंट हो गया था कि भैया अब ना बहुत किसान हो गया था कि अब जिसके पास 20 कट्ठा है, इस साल 3 कट्ठा में हुआ, फिर अगले साल 3 कट्ठा में होगा, फिर अगले साल 3 कट्ठा में होगा। ऐसे करते करते उसका खेत पूरा कुछ नहीं उपज होता था, बेकार हो गया खेत। हाँ, बंजर भूमि की तरह वो होते चले जा रहा था। और यही चीज देख करके गांधी जी आए यहां पर, और वो ना एक लिस्ट रेडी कर दिए। ये देखिए इनका आक्रमण करने का तरीका। क्या? 2 बुक पढ़े थे। किसका किसका बुक पढ़े थे? रस्किन का और लियो टॉन्स का। लियो टॉन्स का बुक क्या कहता था कि आंदोलन करेंगे लेकिन सत्य अहिंसा पर चल करके, इन्हें की मारपीट कर करके। ठीक है, तो ये एक तरीका अपनाए थे, सत्य अहिंसा। और दूसरा था भूख हड़ताल। भूख हड़ताल के बारे में हम लोग देखेंगे आगे, पहले ये समझिए। अब ये क्या किए, जितना भी किसान था सब जगह जा करके एक डायरी लेकर के लिस्ट रेडी किए कि किस किस किसान को कितना कितना जमीन, कितना एग्रीमेंट के साथ लिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और अभी तक में कितना उसका बेकार हुआ है, कितना बचा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, अभी तक जितना भी आक्रमणकारी हुए थे ना भारत में, वो क्या करता था, जब आक्रमण करता था ना और ईस्ट इंडिया कंपनी अगर जोर से बोल दिया तो शांत हो जाता था, भले जितना गिदल भक्की दे दे। लेकिन फिर क्या होता था, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर आकर के चढ़ करके बोल दे तो शांत हो जाता था। लेकिन ये क्या किए, जब आए यहां पर चंपारण सत्याग्रह में, पहला इनका आंदोलन था। ऐसा आंदोलन हुआ, ये लिस्ट रेडी किए। इसके बाद किसान को मिला करके उसके बदले उसका विद्रोह कर दिए कि नहीं देंगे, नहीं करने देंगे अब खेती, नील का खेती। तो इनको देख करके वहां पर जो वायसराय था, वायसराय इसको लेटर भेज दिए तुरंत, आप कौन हैं, आप यहां से चले जाइए वापस, नहीं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। ये तुरंत उसी दिन रिप्लाई दे दिए, फिर लेटर लिख करके, हम नहीं जाएंगे, तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक आप ये काम करना बंद नहीं करेंगे। इसका नाम रखा गया था क्या, 3 कठिया प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको? 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली मतलब जितना भी जमीन है,
माना उसका 3 हिस्सा में हर साल आपको मील उपजाना पड़ेगा। ठीक है, ये लिस्ट बना करके गए। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी फंस गया, वायसराय फंस गया। अब इसको हम प्रताड़ित भी नहीं कर सकते हैं, काहे कि इसके पीछे सारा किसान है, सब किसान का जमीन बर्बाद हो रहा है। ये क्या करते हैं, गए लिस्ट लेकर के, तो वायसराय क्या करता है, इनको ना एक कमिटी जनरेट करता है। पहली बार ऐसा हो रहा है, एक कमिटी जनरेट करता है और उसमें इनको एक मेंबर रखा गया। फर्स्ट टाइम हो रहा है ये कहानी। और इतना ज्यादा किसान इनके पीछे आ गए कि लास्ट में सब किसान के साथ एग्रीमेंट किया गया कि नहीं, ये जो एग्रीमेंट था पहले वाला सब खत्म होता है, अब आपको 3 कठिया प्रणाली के साथ खेती नहीं किया जाता। और पहला केस था जो कि जीत जाते हैं। तो पहला भारत में पहला सत्याग्रह था इनका, भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कब था, चंपारण सत्याग्रह। अगर गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछ जाए तब क्या बोलेंगे हम लोग, 1904। कौन सा, फिनिक्स, क्या बोलेंगे, फिनिक्स फॉर्म। और अगर पूछे भारत में सबसे पहला सत्याग्रह तब क्या बोलेंगे, चंपारण सत्याग्रह। कितने तारीख को, 10 अप्रैल 1917। किसके किसके साथ मिलकर के, राजकुमार शुक्ल, मटुकधारी प्रसाद सिंह, और भी था मटुकधारी प्रसाद चौहान, और भी बहुत सारे नेता थे जो इनके सपोर्ट में थे। ठीक है, समझ गए। अब क्या हुआ, नील के खेती से बच गया कौन, किसान, नील के खेती से बच गया। तो इनका ख्याति धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा, पहचान इनका बढ़ना चालू हो गया ना, पहचान धीरे धीरे इनका बढ़ना चालू हो गया। इसके बाद क्या कहता है कि इनको ना तुरंत एक और कहानी में, बहुत ज्यादा वो हाईलाइटेड नहीं हुआ इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा हाईलाइटेड करके नहीं बताएं आपको, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको पढ़ना है। दूसरा आक्रमण होता है इनका 1918 में, इसको बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, क्या बोलते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इस खेड़ा सत्याग्रह को भी जीत लेते हैं। इसके बाद तीसरा कहानी जो होता है इनका, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ। क्या हाईलाइटेड हुआ, 1918 में मिल मजदूर आंदोलन, ये बहुत हाईलाइटेड हुआ। क्यों हाईलाइटेड हुआ, इस टाइम में क्या हुआ था ना, एक बीमारी हो गया था पेलेग्रा, पूरा भारत में फैल गया था एक बीमारी, पेलेग्रा बीमारी। ठीक है, पेलेग्रा बीमारी होता क्या है पहले समझ लीजिए। पूरे बॉडी में घाव टाइप का हो जाता है। ठीक है, पूरे बॉडी में घाव हो जाएगा। जैसे अभी कोविड हुआ था ना, कुछ उसी प्रकार से। उस टाइम तो पीपीई किट भी नहीं था जो कि आदमी पहन करके उसको साफ सुथरा करते, तो गांधी जी ये साफ किए थे, वो भी कहानी हम आगे बताएंगे। क्या हुआ था उस टाइम ना, एक ये हुआ था, पेलेग्रा बीमारी पूरे भारत में फैल गया था। तो ये जो मिल मजदूर आंदोलन देख रहे हैं ना, तो किसके पास एक मिल था, हम आपको बताए थे ना, राजघराना। किसके पास था, देखिए यहां पर साबरमती आश्रम बनाने के लिए जो आदमी थे, अंबालाल साराभाई। क्या नाम था, अंबालाल साराभाई। इन्हीं का मिल था। अब देखिए अंबालाल साराभाई कौन है आप जानते हैं, विक्रम साराभाई के पिताश्री थे। ठीक है, विक्रम साराभाई जानते हैं कौन है, जिनके नाम से क्या चीज है, स्पेस स्टेशन, आपको पता होना चाहिए, स्पेस स्टेशन जो है उन्हीं के पिताश्री थे। अंबालाल साराभाई का एक बहुत बड़ा मिल चला करता था। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था, अंबालाल साराभाई क्या किए थे, जानते हैं, उस टाइम ना पेलेग्रा अलायंस करके एक अलायंस दिया करता था, पेलेग्रा अलायंस। और उसमें क्या होता था कि जैसे कि 100 रुपया है, 100 रुपया किसी मजदूर का भाड़ा है या फिर सैलरी है 100 रुपया, उसमें 20 रुपया ये एक्स्ट्रा क्या करते थे, क्या नाम से दिया करते थे, पेलेग्रा अलायंस करके। तो मजदूर को मिला करता था 120 रुपया। मजदूर खुश था। तो क्या हुआ ना कि उस एरिया में पेलेग्रा बीमारी धीरे धीरे कम होना चालू हो गया था। ठीक है, धीरे धीरे कम होना चालू हो गया था। तो ये मिल वाला जो आदमी था ना, मालिक था ना, कौन, क्या नाम था, अंबालाल साराभाई, ये अलायंस को खत्म कर दिए, तो सब मजदूर जो है ना भड़क गया, सब मजदूर क्या हो गया, भड़क गया। कहा भैया हम 20 टका कम लेवे नहीं करेंगे, नहीं तो हम नौकरी छोड़ देंगे। तो इसको मौका मिल गया बुलाने का, किनको, गांधी जी को बुला लिए। गांधी जी आए, बैठ गए, कहे भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। और इनका क्या था आंदोलन, एगो अनशन आंदोलन। कौन सा आंदोलन, अंत्याग दो, है ना। किस बुक से मिला था उनको, रस्किन के बुक से। क्या पढ़े थे,
भूख हड़ताल। क्या पढ़े थे? भूख हड़ताल। बैठ गए मजदूर के साथ भूख हड़ताल में। और किसके विरोध में? जो कि इनको साबरमती आश्रम बनवाए थे। साबरमती आश्रम, उसकी सिस्टर लोग भी साबरमती आश्रम में जाकर के रहा करते थे। साबरमती आश्रम में उनकी सिस्टर, अंबालाल साराभाई की सिस्टर भी जाकर के कभी कभी वहां पर, बहुत सुकून था, बहुत शांति वाला एरिया था, वहां पर जाकर के रहा करती थी। बेस पॉइंट उनका वही था, साबरमती आश्रम गुजरात। ठीक है, बेस पॉइंट। अब क्या हुआ, सब मजदूर के साथ बैठ गए, उसी के विरोध में जो कि इनका सपोर्ट में थे, अंबालाल साराभाई। अब जो है सब मजदूर को क्या कहते हैं कि भैया मजदूर को पैसा दो, पैसा नहीं कटेगा, पैसा काटोगे तो दिक्कत है, पैसा काटने देंगे नहीं तुमको हम, पैसा कैसे काट लोगे। लेकिन ये जो है तैयार नहीं हुए तैयार, और बोले कि हम जो है जितना भी पैसा है ना उसका हम 5% आपको दे देंगे। मतलब मजदूर का सबका 5%, जैसे 20 रुपया का अलाउंस मिल रहा था, 20 रुपया का 5% कितना होगा? 5% कितना होगा? 10 होगा। 5% कितना होगा? 1 टका होगा ना? नहीं होगा 1 टका, 10% 2 टका, 1 टका हम और इसमें दे देंगे। करना भैया, इससे हम संतुष्ट नहीं है, हम आंदोलन जारी रखेंगे। तब कहता है कि हम इस अलायंस का 7% आपको दे देंगे। कितना परसेंट?